कभी कभी देश के सबसे बड़े क्राइसिस बाहर के दुश्मन नहीं बनाते, वो गलतियां बनाती हैं जो पावर में बैठी सरकारें करती हैं। पंजाब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक पॉलिटिकल गैम्बल जो इंदिरा गांधी द्वारा इलेक्शन जीतने के लिए खेला गया। एक रिलीजियस लीडर जिसे पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर एक प्यादे की तरह यूज किया गया, और फिर जब वो प्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया तो पूरा पंजाब आग में जलने लगा। कई हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि 1970s और 80s की पॉलिटिक्स में कांग्रेस सरकार ने पंजाब के इंटरनल राइवलरी को यूज करने की कोशिश की। अकाली दल को कमजोर करने के लिए एक ऐसे धार्मिक नेता को इनडायरेक्टली स्टेज दिया गया जो बाद में सिस्टम के लिए ही चैलेंज बन गया। और फिर अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, पंजाब की ऑटोनॉमी की डिमांड और राइजिंग मिलिटेंसी सब एक दूसरे में उलझते चले गए। एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो धीरे धीरे भारत के सबसे डेंजरस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गया। और आज भी उस कॉन्फ्लिक्ट की गूंज सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। कनाडा, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में खालिस्तान का मुद्दा अब भी उठता रहता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज भारत की एजेंसीज और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स उन नेटवर्क्स को ध्यान से ट्रैक कर रहे हैं जो कभी पंजाब में हिंसा भड़का चुके थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। (1984) भारत के इतिहास का एक ऐसा साल जिसके जख्म आज भी महसूस किए जा सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ थी, पंजाब में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, और अमृतसर में भारतीय सेना दुनिया के सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थलों में से एक गोल्डन टेम्पल के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये कहानी है राजनीति की, गलतियों की, और एक ऐसे संघर्ष की जिसमें देश का एक हिस्सा आग में जल उठा। आज हम समझेंगे खालिस्तान मूवमेंट की पूरी कहानी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के बाद भारत में क्या हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय को टारगेट करना नहीं है। सिख और खालिस्तानी एक चीज नहीं है। भारत की सिख कम्युनिटी देश की सबसे बहादुर और सेवा भाव वाली कम्युनिटीज में से एक है। इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट देश की सबसे शानदार रेजिमेंट्स में से एक है। सिख समुदाय दुनिया भर में लंगर चलाने, मुसीबत में लोगों की मदद करने और सेवा के लिए जाना जाता है। खालिस्तान की डिमांड एक छोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़ी है, इसलिए इस वीडियो में जब भी खालिस्तान मूवमेंट की बात होगी तो उसे पूरी सिख कम्युनिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब समझते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। खालिस्तान शब्द का असली मतलब क्या है? खालिस्तान ये शब्द बना है दो शब्दों से, खालिस और स्तान। खालिस का मतलब होता है प्योर और स्तान का मतलब होता है लैंड। इस तरह खालिस्तान का अर्थ हुआ लैंड ऑफ द प्योर, एक ऐसा अलग देश जो कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के मुताबिक सिख कम्युनिटी के लिए होना चाहिए था। लेकिन ये समझने से पहले जानते हैं सिख हिस्ट्री को, जिसकी नींव सदियों पहले गुरु नानक देव जी ने रखी थी। सिख धर्म की शुरुआत हुई 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी के साथ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसमें सब बराबर है, एक ही भगवान है और इंसानियत सबसे ऊपर है। आने वाले 200 सालों में 10 सिख गुरुज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर बसाया, गुरु अर्जन देव जी ने हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया, और फिर 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यहाँ से सिख पहचान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक वॉरियर कम्युनिटी के रूप में भी उभर के सामने आई। इसी वॉरियर स्पिरिट ने आगे चलकर एक महान साम्राज्य को जन्म दिया। 18वीं सदी के एंड तक पंजाब कई छोटे छोटे वॉरियर ग्रुप्स में बटा हुआ था, जिन्हें मिसल कहा जाता था। इन सब को एक साथ जोड़ा महाराजा रंजीत सिंह ने। 1799 में उन्होंने लाहौर जीता और 1801 में सिख एम्पायर की स्थापना की। उनका साम्राज्य कश्मीर, पेशावर, सिंध और पंजाब के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। उनकी आर्मी उस वक्त एशिया की सबसे मॉडर्न आर्मीज में से एक थी
और सबसे खास बात, उनका रूल रिलीजियस टॉलरेंस पर बेस्ड था। इसी दौर को पंजाब का गोल्डन एज भी कहा जाता है। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद सिख एम्पायर कमजोर होने लगा और 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश रूल के इस नए दौर ने सिख राजनीति को एक नया मोड़ दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान सिख कम्युनिटी ने अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इस दौर में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बने, शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC। ये ऑर्गेनाइजेशन सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये पंजाब की पॉलिटिक्स का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब 1947 में देश को दो हिस्सों में बांटा गया। 1947 इंडिया को आजादी मिली, लेकिन पंजाब के लिए ये आजादी नहीं, एक ट्रेजेडी थी। पंजाब दो हिस्सों में बट गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया और ईस्ट पंजाब इंडिया में रह गया। इस पार्टीशन में लगभग 10 लाख लोग मारे गए, करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन गए और सिख कम्युनिटी के कई पवित्र स्थान जैसे ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रह गए। इस ट्रेजेडी ने सिख कम्युनिटी की कलेक्टिव मेमोरी पर गहरा असर किया। आजादी के बाद इसी दर्द और पहचान की तलाश में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। 1960s में अकाली दल ने डिमांड की पंजाब लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट बनाया जाए। लंबे प्रोटेस्ट के बाद 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अलग अलग स्टेट्स बन गए, लेकिन डिस्प्यूट्स खत्म नहीं हुए। चंडीगढ़ का इशू, SYL कैनाल वाटर डिस्प्यूट और ऑटोनॉमी की डिमांड पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टेंशन का कारण बन गई। जब देश के अंदर ये मांगे उठ रही थी, तभी देश के बाहर भी कुछ लोग इस मुद्दे को हवा दे रहे थे। 1971 में जगजीत सिंह चौहान नाम के एक लीडर ने फॉरेन सॉइल पर खालिस्तान की डिमांड को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एड्स दिए, खालिस्तान की सिंबॉलिक करेंसी और पासपोर्ट तक अनाउंस किया। यहीं से खालिस्तान मूवमेंट का ग्लोबल डायमेंशन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये मांग एक बड़े राजनीतिक दस्तावेज का रूप लेने लगी। 1973 में अकाली दल ने एक डॉक्यूमेंट पास किया, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसमें स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की डिमांड की गई थी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन सिर्फ सेंटर के पास रहे, बाकी पावर्स स्टेट को मिलनी चाहिए। अकाली दल के लिए ये फेडरलिज्म की डिमांड थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ एनालिस्ट ने इसे सेपरेटिज्म की तरफ एक कदम माना। इसी पॉलिटिकल खींचतान के बीच एक नया चेहरा उभरा, जिसे शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट माना गया था। 1970s के एंड तक पंजाब की पॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड बन चुकी थी और इस चेस बोर्ड पर सबसे बड़ा डर था पावर स्लिप होने का। दिल्ली में बैठी सरकार को लग रहा था कि पंजाब धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि एक पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है, शिरोमणि अकाली दल। पंजाब में उनका बेस स्ट्रॉन्ग था, सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर भी उनका इन्फ्लुएंस था और इलेक्शंस में भी वो लगातार चुनौती बन रहे थे। 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल इमेज कमजोर हो चुकी थी। पंजाब में अकाली दल की जीत हुई और प्रकाश सिंह बादल नए CM बने। सेंटर में भी जनता पार्टी थी अंडर मोरारजी देसाई। इंदिरा को लग रहा था कि अगर अकाली दल और मजबूत हो गया तो पंजाब पूरी तरह से कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से बाहर जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की। कुछ हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ज़ैल सिंह, जो पंजाब के पूर्व CM थे, और संजय गांधी ने एक प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, अकाली दल का इन्फ्लुएंस तोड़ने के लिए सिख पॉलिटिक्स के अंदर एक नया रिलीजियस लीडर उभारा जाए जो अकाली दल को चैलेंज करे। और यहीं पर सामने आया जरनैल सिंह भिंद्रावाले। भिंद्रावाले उस समय दमदमी तक्सल नाम के एक सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े प्रीचर थे। उनकी स्पीचेस पावरफुल थी। वो ट्रेडिशनल सिख वैल्यूज, रिलीजियस डिसिप्लिन और सिख आइडेंटिटी की बात करते थे। पंजाब के गांव में उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर्स ने भिंद्रावाले को इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। उन्हें प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें प्रोटेक्शन मिला और धीरे धीरे उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ने लगी। पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये था कि अगर सिख वोटर्स भिंद्रावाले
के पीछे जाएंगे तो अकाली दल का वोट बैंक टूट जाएगा। 1980 के आसपास कई बार ऐसा देखा गया कि भिंद्रावाले की स्पीचेस में कांग्रेस के खिलाफ उतनी तीखी आलोचना नहीं होती थी। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि उस समय भिंद्रावाले इनडायरेक्टली कांग्रेस के नैरेटिव को फायदा पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनका मेन टारगेट अक्सर अकाली दल बन जाता। दिल्ली को लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, लेकिन राजनीति में एक रूल है, जब आप किसी पावरफुल पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं तो एक समय के बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और यही पंजाब में होने वाला था। धीरे धीरे भिंद्रावाला का इन्फ्लुएंस कांग्रेस के कंट्रोल से बाहर जाने लगा। अब उनकी स्पीचेस में पंजाब के पॉलिटिकल राइट्स, सिख डिस्क्रिमिनेशन और दिल्ली के अगेंस्ट नाराजगी खुलकर दिखने लगी। कांग्रेस को समझ आने लगा कि जिस लीडर को उन्होंने अकाली दल को कमजोर करने के लिए उभारा था, वही लीडर अब पूरे सिस्टम को चैलेंज करने लगा है। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अब पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका था, और यही क्राइसिस अब हिंसा के रास्ते पर निकल पड़ा था। 1981 के बाद पंजाब में वायलेंस बढ़ने लगा। जर्नलिस्ट लाला जगत नारायण की हत्या के बाद भिंद्रावाले को अरेस्ट किया गया, लेकिन एविडेंस की कमी के कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके बाद उनका सपोर्ट और बढ़ गया। 1982 से 1984 के बीच पंजाब में किडनैपिंग्स, मर्डर्स और अटैक्स बढ़ने लगे। भिंद्रावाले और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स ने गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अकाल तख्त में बेस बना लिया। अप्रैल 1983 में उस टाइम की डीआईजी एएस अटवाल की भी भिंद्रावाले ने गोल्डन टेंपल की सीढ़ियों पे हत्या कर दी। उनका मृत शरीर वहां घंटों तक पड़ा रहा। किसी भी अथॉरिटी की हिम्मत नहीं थी उनके शव को वहां से उठाने की। जब भिंद्रावाले को सीएम ऑफिस से कॉल रिक्वेस्ट आई कि अथॉरिटीज को एएस अटवाल के शव को उठाने दिया जाए, उसके बाद ही अटवाल का शव वहां से उठाया गया। इस समय सेंटर में कांग्रेस वापस आ चुकी थी, और पंजाब इलेक्शंस में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई और सीएम बने दरबारा सिंह। जब गोल्डन टेंपल एक किले में बदल गया, तब सरकार को लगा कि उनके पास मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जून 1984, पंजाब उस समय लिटरली एक प्रेशर कुकर बन चुका था। पिछले कई सालों से वायलेंस, असैसिनेशंस और पॉलिटिकल टेंशंस लगातार बढ़ रहा था। सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जरनैल सिंह भिंद्रावाले और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स अमृतसर के सबसे पवित्र सिख रिलीजियस कॉम्प्लेक्स गोल्डन टेंपल के अंदर मौजूद थे। गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर अकाल तख्त को एक तरह की फोर्टिफाइड पोजीशन बना दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सैंडबैग्स, बंकर्स और हेवी वेपन्स तक जमा कर लिए गए थे। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन गोल्डन टेंपल की रिलीजियस सेंसिटिविटी के कारण डायरेक्ट एक्शन लेना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस की सरकार के सामने एक बड़ा डिलेमा था। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो मिलिटेंसी और स्ट्रांग होती, और अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाता तो सिख कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स डीपली हर्ट हो सकते थे। इंदिरा गांधी ने एक एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि मिलिटेंट्स को हटाने के लिए गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये पूरी प्लानिंग उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से छुपाई रखी थी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यही थी कि एक सिख राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर सेना की कार्रवाई होने जा रही थी। इस ऑपरेशन के बाद उन्हें सिख समुदाय के अंदर काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। और अब स्टोरी पे वापस आते हैं। 1 जून 1984 से लेकर लगभग 6 जून 1984 तक इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर रखा था। पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, कम्युनिकेशन भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जब आर्मी कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसी तो उन्हें मिलिटेंट्स की तरफ से हेवी रेजिस्टेंस मिला। स्नाइपर फायरिंग, मशीन गन्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस की वजह से ऑपरेशन बेहद डिफिकल्ट हो गया। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि आर्मी को आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स डिप्लॉय करने पड़े। सबसे ज्यादा डैमेज हुआ अकाल तख्त को। ऑपरेशन के दौरान जरनैल सिंह भिंद्रावाला और उनके कई क्लोज फॉलोअर्स मारे गए, लेकिन कैजुअलिटीज के नंबर आज भी डिबेटेड हैं। गवर्नमेंट फिगर्स के मुताबिक 100 लोग मारे गए थे। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स का दावा है कि नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। इनमें मिलिटेंट्स भी थे, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी थे और कुछ सिविलियंस भी थे। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे गहरा असर मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर हुआ, क्योंकि पहली बार इंडियन आर्मी ने
सिख रिलीजन की सबसे सेक्रेड प्लेस गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिट्री एक्शन किया था और ऑपरेशन के दौरान अकाल तख्त को भी डैमेज हुआ। सिख कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल शॉक था। बहुत से सिख्स के लिए ये घटना सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थी, ये उनके रिलीजियस प्राइड और आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट चोट जैसा था। पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिख डायस्पोरा में गुस्सा और दुख फैल गया और यही गुस्सा कुछ ही महीनों के बाद इंडिया की हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग नेशन में बदल गया। अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार दी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज माना गया। पूरा देश शॉक में चला गया, लेकिन असली ट्रेजेडी अभी बाकी थी। प्रधानमंत्री की मौत के बाद देश की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच शुरू हुआ। अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद देश भर में शॉक और गुस्से का माहौल था, लेकिन दिल्ली और कई दूसरे शहरों में ये गुस्सा जल्दी ही सिख कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा में बदल गया। अगले 3 दिनों तक ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स सड़कों पर उतर गए। दिल्ली के कई इलाकों में सिख फैमिलीज को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया गया, उनके घर जलाए गए, दुकानें तोड़ी गई और लोगों पर हमला किया गया। कई आई विटनेसेस रिपोर्ट्स और बाद की इन्वेस्टिगेशंस में ये आरोप लगे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इन मॉब को रोकने में नाकामी दिखाई। इन आरोपों में अक्सर नाम लिया गया जगदीश टाइटलर और उस समय की कांग्रेस लीडरशिप के कुछ लोगों का। कुछ रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनीज में ये तक दावा किया गया कि वायलेंस को रोकने में सरकार बहुत देर से एक्टिव हुई। ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स के मुताबिक करीब 3000 लोग मारे गए, जबकि कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि मौतों का आंकड़ा 8000 से भी ज्यादा हो सकता है। इन दंगों ने हजारों फैमिलीज को उजाड़ दिया और सिख कम्युनिटी के अंदर एक गहरा दर्द और अविश्वास छोड़ दिया। इन राइट्स के बाद राजीव गांधी ने एक बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिल जरूर जाती है। 1984 के ये दंगे आज भी भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक चैप्टर्स में गिने जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सिस्टम और सेना ने पंजाब को इस दलदल से निकालने के लिए एक और कोशिश की। - 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया, लेकिन बड़ा ऑपरेशन हुआ 1988 में, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। इस बार स्ट्रैटेजी अलग थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉम्प्लेक्स को घेर लिया, मीडिया को एक्सेस दिया गया और मिलिटेंट्स ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। ये ऑपरेशन मिलिटेंसी के खिलाफ टर्निंग पॉइंट माना जाता है और इसकी रचना हमारे करंट एनएसए अजीत डोवाल जी ने की थी। वो वहां कई दिनों तक भेस बदल के मिलिटेंट्स के साथ ही रहे और उनकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को देते रहे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 के सक्सेसफुल होने पे पंजाब ने एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ाए। 1990s के मिड तक सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। पंजाब पुलिस के ऑपरेशंस, पब्लिक का सपोर्ट और फॉरेन फंडिंग्स के रुकने के वजह से मिलिटेंसी का खात्मा हुआ। 1992 इलेक्शंस के बाद डेमोक्रेसी वापस आई और पंजाब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने लगा। खालिस्तान मूवमेंट की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कुर्सी का लालच देश की सुरक्षा से बड़ा हो जाता है तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। इंदिरा गांधी के उस समय की सत्ता के लालच ने ना पंजाब को बल्कि पूरे भारत को ऐसे जख्म दिए जो सदियों तक नहीं भरेंगे। जब पॉलिटिक्स, रिलीजन और वायलेंस के साथ मिल जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। और एक बार फिर याद रखिए, सिख कम्युनिटी भारत की बैकबोन कम्युनिटीज में से एक है। इंडियन आर्मी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सेवा, हर जगह सिख कम्युनिटी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। खालिस्तान मूवमेंट एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था जो पूरी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। हिस्ट्री को समझना जरूरी है ताकि वही गलतियां दोबारा न दोहराई जा सके। भारत में खालिस्तान मूवमेंट काफी हद तक खत्म हो चुका है, पर बाहर के कई देशों में ये आज भी सामने आता रहता है। एंड एज अ सिख मैं कांग्रेस को इन बातों के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। पहला, भारत का बंटवारा जिसके वजह से मेरे पूर्वजों को अपनी धरोहर खोनी पड़ी। दूसरा, खालिस्तान मूवमेंट का बीज बोना अपनी सत्ता के लालच में, जो आज तक सिखों के ऊपर एक कलंक बन के रह गया है। तीसरा, एंटी सिख राइट्स जिसमें कई मासूम सिखों की
पगड़ी तक उतार ली गई थी और सिख महिलाओं की आबरू तक लूटी गई थी। मेरे पापा भी उस समय दिल्ली में थे और इस वजह से उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ गई थी। कांग्रेस ने सिखों को हमेशा ही लेट डाउन किया है और मेरी लड़ाई उनसे मेरे पूरे परिवार, पूरी सिख कम्युनिटी के स्वाभिमान के लिए है। जय हिंद।